हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और एग्जाम कैसे जा रहे हैं? अब तो लास्ट एग्जाम बचा है इंग्लिश का, तो उसकी तैयारी जोरों शोरों से क्यों नहीं कर रहे हो? चलो हो जाओ शुरू, आ जाओ मेरे साथ और जल्दी से सारी फ्लैमिंगो की जितनी भी हमारी पोएम्स हैं सब निपटा देते हैं। बहुत टाइम से आपको इंतजार था इस चीज़ का कि जल्द से जल्द मैम लेकर आए कुछ ऐसी सीरीज या फिर कोई ऐसा वन शॉट जिसमें हमारी सारी पोएम फ्लैमिंगो की एक बार में खत्म हो जाए। तो बस लेकर आ चुके हैं हम आपके सामने फ्लैमिंगो दे रखा है और आपकी प्यारी किताब भी आपके सामने। प्यारी तो नहीं कहूंगी इसको, क्योंकि आपको पता ही है कि आपने पूरे साल कैसे पढ़ा है इसे। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, जल्दी से समझते हैं। पहली पोएम हमारे पास जो आ रही है, जैसा कि आप जानते हो, वो है माई मदर एट 66 बाय कमला दास। ये किसने लिखी है? ये कमला दास ने लिखी है। अब जब आंसर लिख कर आओगे, इससे रिलेटेड कोई आंसर आया आपके पास, तो क्या लिखोगे? एक तो याद होना चाहिए कि पोएम का नाम क्या है, दूसरा किसने लिखी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, और अगर आपने ये लिखोगे कि आपने इसको लिखा कि किसी राइटर ने लिखी है, तो बेटा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे यूज करना वर्ड पोएट, कि किसी पोएट ने लिखी है। ठीक है, पोएट लिखते हैं पोएम के लिए। पोएम के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है पोएट। हमेशा याद रखिएगा और यही मेंशन करना। ठीक है, ये चीज याद रखना। और जब भी अपने पोएम के जो पोएट है उसका नाम लिख कर आओ, जैसे कि इनका नाम है कमला दास, तो हमेशा इसको ऐसे करके हाईलाइट करके आना। ठीक है, हाईलाइट करके और नीचे अंडरलाइन करके, जिससे आपके नंबर अच्छे मिलेंगे बाकियों से। कैसे नंबर अच्छे मिलेंगे? वो इसी तरीके से अच्छे मिलेंगे। चलते हैं, पोएम क्या कह रही है। छोटी सी समरी है इसकी समरी समझ लेते हैं। समरी आपके सामने दे रखी है। द पोएम इज अ हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट। ये एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट है अपनी माँ के लिए। पोएम में जो कमला दास अपनी माँ को एक ट्रिब्यूट दे रही हैं, किस चीज के लिए? जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब कमला दास, उनकी बात हो रही है। मदर्स हु इज 66 ईयर ओल्ड, वो 66 साल की हो गई है, 67 की हो गई है। अब जब इतने की हो गई है तो स्पीकर को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि उनकी माँ आगे क्या हो, और बूढ़ी होती जा रही है। अब लास्ट उनके लिए जो बची है स्टेज, वो है डेथ। तो हर कोई अपने माँ बाप के लिए इस चीज़ को हमेशा इस चीज़ से डर के रहता है कि वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। शायद यही डर सता रहा है किसको? कमला दास को भी। ठीक है, आगे दे रखा है द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हर मदर्स लाइफ। अब जो स्पीकर है वो अपनी माँ की लाइफ का रिफ्लेक्शन देख रही है कि जब मैं छोटी थी तो माँ कैसी थी और अब देखो माँ कैसी है। वो ऑब्जर्व कर रही है माँ को दिन पे दिन बूढ़े होते हुए। ठीक है, जब वो अपने काम से लौटकर आती है उसके पास में, अपनी माँ के पास में, और वो लेटी होती हैं, तो जब उनका वो मुंह खुल रहा होता है, याद करो, तो कितना ज़्यादा उसको डर लगता है वो देखकर। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आगे कह रहे हैं इसमें हर स्ट्रगल्स एंड हर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ और उनके स्ट्रगल्स जो हैं, ठीक है, उसको देखकर द पोएम एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देगी। क्या है वो? ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड द स्पीकर्स ओन। स्पीकर की खुद की कॉम्प्लेक्सिटी, किस चीज़ को लेके? उसकी माँ को लेके, कि दिन पे दिन वो कैसे उनको बूढ़ी होती देख रही है। जब वो अब नेक्स्ट उनसे मिलने आएगी, क्या वो होंगी या नहीं होंगी वहाँ पर? ठीक है, तो इस चीज़ का डर हमेशा जो पोइट है उसको सताता रहता है। इमोशंस एज शी वॉच हर मदर ग्रो ओल्डर, उसके सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं जब वो देखती है अपनी माँ को और बूढ़ा होते हुए। सही है, तो ये छोटी सी समरी है, इसको ध्यान रखना। जल्द से अब मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स रखे हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं, जो आप अपने आंसर में मेंशन करके आओगे। आपको कुछ नहीं करना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। इसमें जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना पढ़ के आना, अपने आंसर में यही पॉइंट मेंशन करके आना। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें नंबर लाने से। द पोएम इज अ पर्सनल एंड इमोशनल ट्रिब्यूट टू द स्पीकर्स मदर। स्पीकर की मदर का कैसा है ये? पर्सनल है, क्योंकि माँ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और इमोशनल ट्रिब्यूट दिया है उसने अपनी माँ को, है ना, पूरी तरीके से इमोशन से भरी हुई है वो इस टाइम पर। इट एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटी। क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है। उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो उसके अंदर झड़प चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको क्या किया जा रहा है? एक्सप्लोर किया जा रहा है। ऑफ देयर रिलेशनशिप। देयर रिलेशनशिप मतलब उसकी माँ की और उसके खुद की, मतलब कमला दास की, दोनों की रिलेशनशिप, जो उनकी रिलेशनशिप है उसके बारे में बात की जा रही है इस पोएम में पूरे में। स्पीकर्स ओन इमोशन की भी बात है। फिर कह रहे हैं द पोएम टचेस ऑन द थीम ऑफ एजिंग। यहाँ पे थीम जो लिया गया है, मेन चीज वो एज का लिया गया है, एज फैक्टर लिया गया है, मॉर्टिलिटी लिया गया है। ठीक है, और लिया गया है पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम, कैसे समय के साथ साथ चीजें बदलती चली जाती हैं। और एक वर्ड और यूज किया है इसमें, मॉर्टिलिटी, मतलब मॉर्टिलिटी
वो चीज़ें जो कि लिविंग बीइंग होती है, एक ना एक दिन उनको ख़त्म होना ही होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जो बना है उसको जाना है, वो मेंशन किया गया है। इसके बाद बोल रहे हैं द स्पीकर यूज़ इमेजिनरी, यहाँ इमेजिनेशन का यूज़ किया गया है। पोइट ने इमेजिनेशन का यूज़ किया है। उसने बताई है ये बात कि देखो, मतलब उसने ये चीज़ इमेजिन की है कि मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी, पता नहीं उनसे मिल पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी, तो वो चीज़ यहाँ पे है। एंड मेटाफर का यूज़ किया गया है, एड्स डेप्थ इमोशन ऑफ द पोएम। पोएम की और ज़्यादा डेप्थ और ज़्यादा गहराई को दिखाने के लिए या मेटाफर का यूज़ किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं, सभी बच्चों को ये पॉइंट याद करने हैं। क्यों? क्योंकि ये आप अपने आंसर में लिख कर आओगे, ये अपने आंसर में लिख कर आओगे। क्या मैम, कौन से आंसर में लिख के आएंगे? कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर का, तो ये पॉइंट सब में आ जाएंगे। ये एक सार है सारे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इसको याद कर लेना सभी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है पोएम का। मैंने पूरा एनालाइज किया है कि आपको और क्या लिखना है। मतलब ये मान के चलो कि पोएम के साथ साथ तुम्हें आंसर भी मिल रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहे हैं साथ के साथ। पोएम एनालाइज में क्या है, इमेजिनरी का यूज किया गया, इमेजिनेशन का, जैसे कि मैं बता रही थी, जैसे द स्पीकर यूज विविड इमेजिनरी, बहुत सारी इमेजिनरी यूज की है। टू डिस्क्राइब हर मदर्स एजिंग बॉडी, उसकी माँ की एजिंग बॉडी, जैसे कि उनके हैंड जो थे, ठीक है, उनका फेस जिसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। दूसरी चीज़ के मेटाफर का यूज़ किया गया है और ज़्यादा डीप दिखाने के लिए और ज़्यादा गहराई दिखाने के लिए। द मदर्स एजिंग बॉडी कंपेयर टू द वॉर्न आउट गारमेंट, वॉर्न आउट गारमेंट वो गारमेंट्स, वो कपड़े जो कि क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना, फट जाते हैं, उनसे डिस्क्राइब किया गया उसके मदर की बॉडी को। क्योंकि उसकी मदर की बॉडी कैसे हो गई थी, झुर्रियाँ पड़ गई थी, पीली पड़ गई थी, येलो हो गई थी ना, बिल्कुल वैसी जैसे पुराने कपड़े जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं, पीले, बिल्कुल वैसे ही। तो यहां तुम कंपैरिजन करके दिखा सकते हो, यहां तुम कंपैरिजन करके दिखा सकते हो, किसमें, उसकी मदर में और गारमेंट्स में। गारमेंट्स मतलब कपड़ों में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब यहाँ तुम टोन लिखो मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैंने फिर भी दे दिया है कि तुम लिख सकते हो। ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम टोन का याद रखना। यहाँ उस जो कमला दास है उसने नॉस्टैल्जिक टोन यूज की है। अगर बेटा ये वर्ड लिख दिया ना तुमने तो छा जाओगे एग्जाम में ही, समझ लो, मजा आ जाएगा एकदम। नॉस्टैल्जिक, इसका मतलब होता है पुरानी याद, पुरानी याद। अभी तक तुम क्या कर रहे होगे रिवीजन के लिए कि तुमने पूरी पोएम फिर से पढ़ी है ना, सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, लेकिन ये पूरा सार है। पोएम भी याद हो गई, यहाँ से पोएम भी हो गई और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म हो गए यहाँ से। तो एक बार में दोनों चीजें लेकर आई हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक चीज कि मैम शुरू कैसे करें, किसी मैम अगर आंसर को शुरू करना है और बाकियों से बेहतर करना है तो कैसे करें। एक चीज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कोट जो आपकी पोएम का है ना, जैसे आप यहां से शुरू कर सकते हो, माई मदर एट 66, या लास्ट में, या फिर फॉल्स अस्लीप इन द चेयर, कहाँ पे सो रही थी, चेयर पर, हर माउथ ओपन हर आईज क्लोज्ड एज इफ शी सॉलोड द होल ऑफ हर लाइफ। इसमें से कुछ भी ले लो और एक छोटा सा पार्ट याद कर लो और अपने आंसर में लिख देना ऐसे ही। कैसे, ऐसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करके, और फिर शुरुआत करना अपने आंसर की, मजा ही आ जाएगा एकदम। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, ये भी कर सकते हो, ये याद हो जाए ये कर लेना, वरना ये कर लेना। I wonder if she knows how much I love her, how much I want to hold her and keep her safe। यहाँ पे वो बता रही है कितना ज़्यादा वो चाहती थी उनको पकड़ के रखना, उनको सेफ रखना। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो मैं इनमें से जो भी याद हो जाए वो याद कर लेना और अपने आंसर में लिख देना, चाहे कोई भी आंसर क्यों ना हो इस चैप्टर का। ठीक है, इस पोएम का। चलो, थीम क्या है इस चैप्टर का, एजिंग थीम है, मॉर्टिलिटी मतलब अमर नहीं होना, इमॉर्टिलिटी अमर होता है, और मॉर्टिलिटी क्या होता है, वो इंसान जो मर जाएगा, डेथ हो जाएगी जिसकी, ये थीम है। इस पे आप बना के लिख सकते हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंस गया, आप सपोज करो आपके पास आके कि आपको नहीं आ रहा, लेकिन आपको इस चैप्टर का थीम पता है कि एक्चुअल में ये पोएम कह क्या रही है ना, तो एजिंग से बना के लिख दो खुद से। कुछ पार्ट ये ले लो मॉर्टिलिटी का, मदर डॉटर का रिलेशनशिप दिखाया है, इससे बना लो। मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ। आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी की बात की गई है, खुद की डिस्कवरी की, आखिरकार मनुष्य का जीवन है क्या, हाँ वो आता है
फिर चला जाता है बूढ़े होने के बाद, तो उसकी भी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी की भी बात की गई है। और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई है, रिलेशनशिप दिखाई है यहाँ पे, रिलेशनशिप दिखाई है यहाँ पे माँ की, मदर की और पोइट की। तो ये भी तुम मेंशन करके आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर अपने पास आ जाता है क्या, कीपिंग क्वाइट बाय। नेक्स्ट अपना शुरू हो जाता है पोयम नंबर 2। ये है हमारी कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा, नाम याद रखना बहुत जरूरी है अपने लिए, नाम याद रखना बहुत जरूरी है, फिर से बता रही हूं आपको, ठीक है। इन्होंने लिखी है ये। नेक्स्ट देखो, ये भी आपके पोइट है, इसकी समरी क्या कहती है वो समझ लेते हैं। द पोएम इज अ मेडिटेशन। पोएम क्या है, मेडिटेशन है, ठीक है। ऑन द इम्पोर्टेंस साइलेंस, शांति को लेकर, ठीक है। स्टिलनेस, कामनेस, शांति, कामनेस की बात की गई है यहाँ पे। इन अ क्योटिक वर्ल्ड, ये दुनिया कैसी है, बड़ी हबड़ा तबड़ी मची हुई है यहाँ पे। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अभी 12th के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर CUT आ जाएगा, फिर CUT के बाद कौन सा कॉलेज मिलेगा, शांति तो है ही नहीं। तो ये कैसा है, अब ये वर्ड याद रखना है यहाँ पे, इससे ये वर्ड याद रखना है, क्योटिक, ठीक है। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी है यहाँ पे इस दुनिया में। द स्पीकर अर्ज द रीडर, जो स्पीकर है वो अर्ज कर रहा है रीडर से क्या, कि पॉज, भाई शांति, थोड़ी शांति दे दे, रिफ्लेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्ट एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ लाइफ, कि दुनिया कितनी सुंदर है भाई, 2 मिनट रुक के देख तो ले। जो तू भागा जा रहा है दुनिया की दौड़ में, जरा थोड़ा रुक जा, थम जा, जरा देख तो ले, कितनी सुंदर दुनिया बना के दी है मैंने, भगवान ने ऐसा बोला है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं इस चीज़ की। द पोम ऑल्सो टचेज, ये जो पोएम है ऑल्सो टच करती है थीम किस चीज़ का है इसका, ऑफ सोशल जस्टिस एंड द नीड ऑफ द कलेक्टिव एक्शन। एक जो कर रहा है बाकी सब भी वही करे चले जा रहे हैं। अगर एक पानी में जाएगा डूबने तो सब चल देंगे, अगर एक को लग रहा है कि नहीं 90% आने चाहिए तो घर वाले फिर पीछे पड़ जाएंगे, नहीं भाई तेरे भी आने चाहिए, तेरे क्यों नहीं आ रहे, है ना। चैन है ही नहीं, समझ रहे हो। तो वो इसमें पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है। सेम मैंने इसके भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं, हर आंसर में इसके में लगा देना, चिल करना एकदम फिर, ठीक है। एक बार याद कर लो इसको। द पोएम इज अ कॉल, ये कॉल ऑफ एक्शन है, कॉल टू एक्शन है, ठीक है। अर्जिंग द रीडर टू पॉज, जो रीडर है, रीडर कौन है, हम, आप पढ़ रहे हो, आपसे अर्ज किया जा रहा है कि बेटा थोड़ा थम जाओ, सही है, मान रहे हैं कि बहुत भागा दौड़ी है, लेकिन थोड़ा रुक के जरा देख लो ना दुनिया कितनी सुंदर है ना, कि रुक ही नहीं रहे हो। तो वो बात आ रही है यहाँ पे, रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्लेस इन द वर्ल्ड, थोड़ा रुको, थमो और ये देखो कि भगवान ने तुम्हें बनाया है इंसान, कितनी खूबसूरत दुनिया दी है साथ में, थोड़ा रुक के रिफ्लेक्शन देखो दुनिया का, नेचर का देखो, ठीक है, वो दे रखा है। फिर कह रहा है इट एक्सप्लोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइलेंस एंड स्टिलनेस इन द क्योटिक वर्ल्ड। इस दुनिया के इस क्योटिक वर्ल्ड में जो साइलेंस, शांति, जो इंसान खोज रहा है कि मुझे यहाँ शांति मिल जाए, मैं यहाँ रुक जाऊँ, वो दे रखा है। द पोएम टचेज ऑन द थीम्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड कलेक्टिव एक्शन। यहाँ पे क्या, सोशल जस्टिस की, ये मेन पॉइंट है, सोशल जस्टिस और कलेक्टिव एक्शंस, ये क्या है, ये मेन पॉइंट है, इनका ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, इनका ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट है आपके। नेरूडाज यूज इमेजनरी एंड मेटाफर एड्स डेप्थ ऑफ इमोशन टू दी पोएम। अब क्या है, जो पोइट है हमारा, उसने क्या किया, इमेजनरी और मेटाफर, 2 चीज़ों का यूज़ किया है बहुत ज़्यादा गहराई दिखाने के लिए। ये वर्ड्स याद रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ आपको। डेप्थ, मेटाफर के लिए डेप्थ यूज़ की गई है, वर्ड यूज़ करके आना। इमेजिनरी का यूज़ किया गया है, ठीक है, पोएम में इमोशन दिखाने के लिए ये वर्ड यूज़ होने चाहिए आपके एग्जाम में, ठीक है। आंसर राइटिंग में ये वर्ड्स चाहिए मुझे। चलो आगे देखो। इसके बाद पोएम का एनालाइज दे रखा है, पूरी पोएम का मैंने एनालाइज कर दिया है आपके लिए, जिसमें कि सबसे पहले इमेजिनरी, ये समझो कि सारे पोइट इमेजिनेशन का तो यूज़ करते ही करते हैं। वो पोइट ही इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो रियलिस्टिक चीज़ों से इमेजिनेशन क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो इमेजिनरी, द स्पीकर यूज विविड इमेजिनरी डिस्क्राइब द नेचुरल वर्ल्ड, आखिर में एक्चुअल दुनिया है क्या, इसलिए इमेजिनरी का यूज़ किया। मेटाफर का यूज़ किया, द वर्ल्ड इज अ कंपेयर टू अ नॉइजी मशीन, ये दुनिया कैसी है, इतना शोर है यहाँ पे,
ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो करो। अरे चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, क्या कर लो क्या ना कर लो। तो मेटाफर का यूज किया गया है, ठीक है। और नीड्स टू बी क्वाइट, थोड़ा शांति बनाए रखो, सब हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स करो, तो वो दे रखा है। टोन आपके ऊपर है, आपको लिखनी है लिखना, वरना आपकी मर्जी है मत लिखना। रिफ्लेक्टिव टोन है और अर्जेंट टोन है, ये अर्जेंसी है भाई, थोड़ा रुक जाओ, लोगों की डिजायर इतनी बढ़ती जा रही है कि एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, है ना। जब डिजायर बढ़ रही है इंसान के अंदर तो हेट्रेड भी जनरेट हो रही है, हेट करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से कि इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में इसे ये मिल गया, उसे वो मिल गया, वो सारी चीज आ रही है, ठीक है। फिर वही, अगर स्टार्ट करना है आपको अपना आंसर तो ये तुम लिख सकते हो, नाउ वी विल काउंट टू 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये लिखना और यहां से स्टार्ट करना, ठीक है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, ये मेंशन कर सकते हो। अगर तुम्हारी कोई ऐसी लाइन फंसती है जब तुम आंसर लिख रहे हो कि वहां पे वो वाला वर्ड आता है तो तुम ये मेंशन कर लो, ये कर लो, दिस वन टाइम अपॉन द अर्थ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा शांत होते हैं और किसी लैंग्वेज में नहीं बात करते हैं, ठीक है। तो वो दे रखा है यहाँ पे, ये भी मेंशन तुम कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दे रखा है तुम्हारे सामने, अब इसका थीम समझो। ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो तुम अपना आंसर आराम से लिख दोगे कि भाई थीम क्या है इस पोएम का, लिखना क्या चाहता है पोएट। वो चाहता है कि स्टिलनेस और साइलेंस बनी रहे, ठीक है। वो चाहता है कि सोशल जस्टिस और कलेक्टिव एक्शन हो जाए, है ना। लोग सोशल जस्टिस बनाए रखें और कलेक्टिव एक्शन करें, कलेक्टिवली इस जो ये भागा दौड़ी क्योटिक लाइफ है ना, इसको थोड़ा शांति बना रखें और थोड़ा ठहर के जरा समझ ले दुनिया क्या है। एप्रिसिएशन फॉर लाइफ एंड इट्स ब्यूटी, भगवान ने इतनी प्यारी हमें ज़िंदगी दी है, इसके लिए थोड़ा अप्रिशिएट कर दे भगवान को कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर लाइफ दी है ना, थोड़ा जी लें इसको। तो एप्रिसिएशन लाइफ और उसकी ब्यूटी, नेचर, इट्स ब्यूटी मतलब नेचर की बात हो रही है। फिर कह रहा है इनर पीस, आपके अंदर जो शांति है, कामनेस, कामनेस, रिफ्लेक्शन, किसका रिफ्लेक्शन, नेचर का रिफ्लेक्शन। हम भी तो नेचर से ही बने, हम भी तो नेचर से ही बने, भगवान ने हम सबको साथ में भेजा, हम खुद नेचर से बने, लेकिन क्या हुआ, यहाँ की भाग दौड़ ने हमें हमारे ही नेचर से, जिससे हम खुद बने हैं, उसी से ही दूर कर दिया है। ऐसा ही हो रहा है ना, वही इसमें बात की गई है, यही इसका थीम है। अब यहाँ पे एक चीज़ यूज़ की गई है, इमेजिनरी, पूरी पोएम में इमेजिनरी और सिंबॉलिज्म, सिंबल यूज़ किया गया है। सिंबल क्या यूज़ किया गया है, द इमेज ऑफ द अर्थ एज अ नॉइजी मशीन। अब यहाँ पे लिख सकते हो अपने आंसर में कि जो अर्थ को यूज़ किया गया है ना, वो नॉइजी मशीन की तरह यूज़ किया गया है, भाग दौड़ वाली जिंदगी। इज पावरफुल, ये पावरफुल सिंबल है ऑफ केओस ऑफ अ डिसऑर्डर ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो कि आज की दुनिया में ये सबसे बड़ा सिंबल है किसका, एक आपकी लाइफ को खराब करने का, ठीक है। क्या अर्थ जो है, अर्थ में ये अर्थ को बोला गया है नॉइजी मशीन, ठीक है। और ये एक पावरफुल सिंबल बनाया, सिंबल दिया है किसने, पोइट ने, कि ये जो केओस, ये जो शोरगुल चल रहा है, ये जो शोरगुल चल रहा है दुनिया में, डिसऑर्डर ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये क्या है, ये लोगों के अंदर एक पागलपन सवार हो गया है, डिसऑर्डर सवार हो गया है, क्या कि मॉडर्न लाइफ ये भी होना चाहिए, ये वाली गाड़ी, ये वाला फोन, ये वो सारी चीजें, तो उस चीज के लिए द इमेज ऑफ द फिशरमैन इन द कोल्ड सी, द सिंबल ऑफ द हार्ड वर्क एंड द स्ट्रगल ऑफ एवरीबडी, एवरीडे पीपल। उस पोएम में जो फिशरमैन दिखाया गया है ना, कहाँ पे, उसके अंदर, ठीक है, किसके अंदर, कोल्ड सी के अंदर जो फिशरमैन दिखाया है, वो क्या है, वो स्ट्रगल दिखाया है। हर दिन जो हम स्ट्रगल करते हैं ना अपनी लाइफ से, सुबह उठना, ऑफिस आना भाग के, यहाँ पे सारा सामान, अपना सारा काम करना, आपकी लाइफ से अगर बोलें, अपनी पढ़ाई, स्ट्रेस, मार्क्स आने का स्ट्रेस, लोगों का डर कि ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, फिर कौन क्या कहेगा, मम्मी पापा सुनाएंगे, ये कहेगा, वो CUT का एग्ज़ाम देना है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मुझे बीटेक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, उस हार्ड वर्क। तो यहाँ पे ना पोएम की लाइन दे रखी है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, इससे सिंबलाइज किया गया है हार्डवर्क को, ये चीज़ मेंशन करके आना अपने आंसर में, ठीक है। द इमेज ऑफ द हैंड्स दैट सो रीप, द इमेज, एक इमेज दिखाई गई है किसकी, हैंड्स दैट सो, हाथों की जो कि बो रही है, क्या बो रही है, और ये और क्या कर रही है, रीप, जो उग गया है उसको हटा रही है।
सिंबल है किसका? सिलिकल नेचर, जो दुनिया का ये जो नेचर है उसका, लाइफ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्डवर्क एंड द डेडिकेशन। यहाँ बताया गया है कि दुनिया में अगर जीना है तो हार्डवर्क की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितने डेडिकेशन के साथ आपको उसको करना पड़ेगा, है ना, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये मैंने पूरी पोएम को एनालाइज कर दिया आपके लिए। अब आपको आंसर भी अलग से करने की जरूरत नहीं है याद, इसमें से ही आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोएम आपके सामने है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। ये बहुत बड़े पोएट हैं, बहुत बड़े पोएट हैं भाई जॉन कीट्स, तो इनका यार नाम याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है ये। सही है बच्चों, चलो आगे चलते हैं, समझते हैं। समरी क्या है? द पोएम इज एन ऑड टू द एंडरिंग पावर ऑफ ब्यूटी। सारे पोइट, मैं पहले भी बोल रही थी कि सारे पोइट बात करते हैं ब्यूटी की, और ब्यूटी कौन सी होती है? इनर ब्यूटी, जो आपके अंदर की ब्यूटी है, ठीक है। ब्यूटी होती है नेचर की ब्यूटी, वो इस बाहरी दिखावे की बात नहीं करते। सही है बेटा। स्पीकर रिफ्लेक्ट कर रहा है द वे विच ब्यूटी कैन ट्रांसफॉर्म, कैसे ब्यूटी ट्रांसफॉर्म हो रही है, अपलिफ्ट हो रही है हमारे अंदर। इवन द डार्केस्ट टाइम, जो हमारा डार्केस्ट टाइम है, सबसे ज्यादा जब बुरा समय चलता है, उस समय भी अपने अंदर कुछ ना कुछ इनर स्ट्रेंथ रहती ही रहती है। द पोम एक्सप्लोर्स, ये जो पोएम है ये एक्सप्लोर करती है आइडिया को दैट ब्यूटी इज द ट्रांजेंट एंड इंटरनल फोर्स दैट कैन ब्रिंग अस जॉय एंड कंफर्ट। जब हम अपने बहुत ज़्यादा खराब समय में होते हैं तो अंदर की जो ब्यूटी होती है, ब्यूटी यहाँ पे इन द सेंस बोला जा रहा है जो हमारे अंदर एक सेंसिबल पार्ट होता है जो हमें ये बनाए रखता है कि सब सही हो जाएगा। अब तुम कुछ भी बोल लो उसको, है ना, वो एक ऐसी स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो हमेशा जगी रहनी चाहिए। एक दिन मतलब बहुत वैसे टाइम आते हैं कि यार बहुत परेशान हो गए, मार्क्स ख़राब आ गए, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें इतना भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बात हो रही है, ब्रिंग अस जॉय एंड कंफर्ट। वो जो अंदर की, जो आपके अंदर वो जो ज्वाला है ना, वो बुझनी नहीं चाहिए बस कभी, तो वही इस पे बात की जा रही है। यही इसकी समरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गए हैं जिसमें ये बोल रहा है द पोएम इज़ एन ऑड पावर ऑफ ब्यूटी। ये एक ऑड है और पावर ऑफ ब्यूटी की बात की गई है, इसको ज़रूर मेंशन करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये टाइप है एक तरीके का। इट एक्सप्लोर द आइडिया दैट ब्यूटी इज़ अ ट्रांजिएंट एंड द एक्सटर्नल फोर्स। ये जो ब्यूटी है ये एक्सटर्नल फोर्स होती है ना, जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन द वेज विच ब्यूटी कैन ट्रांसफॉर्म और अपलिफ्ट अस। ये जो ब्यूटी है ये हमें क्या करती है, जब हमने बुरे समय में होते हैं हमें अपलिफ्ट उठाती है और हमें इस काबिल बनाती है कि भाई चल नेक्स्ट दिन आ गया, फिर से तुझे लगना है, ठीक है। यहाँ सुंदरता की बात नहीं हो रही है, यहाँ हमारे इंटरनल ब्यूटी, जो हमारी इंटरनल ब्यूटी है ना, क्या कि फिर से खड़े हो जाना कि कल को फिर से अपने को वही काम करना है, चाहे अपना मन है चाहे नहीं है, ठीक है। तो कभी दुखी नहीं होना क्योंकि लाइफ हमें मिली है तो हमें इसका क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए और उस पर खरे उतरना चाहिए। कीट्स इसी बात को कहते हैं यूज़ इमेजिनरी, उन्होंने इमेजिनेशन का यूज़ किया है और मेटाफर यूज़ किया है। एट्स डे हर पोइट मेटाफर का यूज़ कर रहा है। क्योंकि उसे मेटाफर यूज़ करके डीप चीज़ दिखानी है। मेटाफर को यूज़ करके, ऐड करके उसको क्या दिखाना है, उसको डेप्थ दिखानी है, इमोशन की, इमोशन द पोएम के इमोशन की डेप्थ दिखानी है। सही है कि इमोशन की कितना ज़्यादा ये डीप चीज़ है। और पोइट क्या करते हैं, क्यों, क्या काम होता है इनका, मेटाफर, इमेजिनरी, जितने भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, इनका काम बेटा ये होता है कि ये कैसे और ज़्यादा आपकी पोएम को और ज़्यादा एनहेंस, मतलब और ज़्यादा बड़ा सुंदर बना सके। जैसे अलंकार काम करते हैं ना, तो ये अलंकार ही है, ये इंग्लिश के अलंकार हैं, ठीक है। तो अब यहाँ उन्होंने मेटाफर यूज़ किया है, यहाँ इमेजिनरी यूज़ की है, क्यों, क्योंकि पोएम को और ज़्यादा गहराई तक ले जा सके, जिससे कि जो ऑडियंस है, उनकी जो रीडर हैं, जैसे कि हम लोग, आप लोग क्या कर सको, उनसे कनेक्ट हो सको अच्छे से। इसलिए यहाँ पे फिर पोएम का पूरा एनालाइज दे रखा है आपके लिए। देखो ये पूरा पोएम का एनालाइज है। इमेजिनरी क्यों, कहाँ यूज़ की है, स्पीकर ने विविड इमेजिनरी का यूज़ किया डिस्क्राइब करने के लिए ब्यूटी ऑफ नेचर को, नेचर की ब्यूटी को। ये तो तुम सब में लिख सकते हो।
एक कॉमन वर्ड, एक कॉमन लाइन दे दी है मैंने तुम्हें। मेटाफर ब्यूटी इज अ कंपेयर टू लिविंग थिंग दैट कैन हील एंड अपलिफ्ट अस। ब्यूटी क्या है, ये क्या है, ये ब्यूटी इज अ कंपेयर्ड टू लिविंग थिंग, लिविंग थिंग से इसका कंपैरिजन हुआ है, दैट कैन बी हील और अपलिफ्ट अस। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्यूटी का किससे कंपैरिजन कर लिया उन्होंने, लिविंग से, जो जीवित चीज़ें हैं, कि भाई देखो ब्यूटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नॉन लिविंग हो, ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ है कि जो तुम्हें हंसा भी सकती हो, तुम्हें रुला भी सकती है। अगर तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी स्ट्रेंथ तुम्हारे बॉडी की या तुम्हारे मेंटली स्ट्रेंथ अच्छी है तो तुम कभी अपना मूड 2 मिनट में चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर वही खराब है, तो अगर थोड़े से भी तुम परेशान हो जाते हो तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको कैसे यूज़ किया गया है, उसको लिविंग की तरह यूज़ किया गया है, जैसे कि ब्यूटी कोई पर्सन हो। कंपैरिजन हुआ है ना, यहाँ पे सीधा कंपैरिजन किया है। जब डायरेक्ट कंपैरिजन किया है ब्यूटी का लिविंग के साथ, तो इसीलिए इसको मेटाफर बोला गया है, सही है। इसके बाद टोन की बात कर रहे हैं, ऑप्शनल है, लगाना चाहो लगा देना, वरना मर्जी तुम्हारी। कंप्लेटिव, यहाँ पे ये मान के चलो डीप है, बस इतना मान लो डीप है, और पेंसिव लिख लो, ये टफ वर्ड मत लिखो, पेंसिव, ये 2 वर्ड यूज़ कर लो, तुम्हारे लिए काफ़ी है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, सही है, ये 2 चीज़ यूज़ कर लो, याद रहे तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इतनी बात याद रखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसका, इंपॉर्टेंट कोट है, सॉरी, इंपॉर्टेंट कोट क्या है क्वेश्चन का, तो मैंने एक प्रॉपर आंसर दे ही दिया है, सारे लॉन्ग का यही सार है, यहीं से बनना है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय एंड फॉर एवर। ये लाइन अपने आंसर में जब लिखो, या तो पहले या फिर लास्ट में आंसर खत्म होने के बाद लिखनी है, या फिर ये लिख देना इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, या फिर इट विल नेवर क्या पास इनटू द नथिंगनेस। जो तुम्हें अच्छा लगे, जो छोटा से छोटा याद हो जाए वो याद कर लो, और इसको या तो शुरुआत में या लास्ट में लिख देना। ब्यूटी इज द ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, वेरी नाइस, ये तो तुम बहुत इजीली कर सकते हो, इसको कर लेना, दैट इज ऑल। बस इतनी ही बात है कि ब्यूटी ही सच्चाई है और सच्चाई ही ब्यूटी है, बस। वी नो ऑन अर्थ ऑल ये नीड टू नो, ऑल यू नीड टू नो, यू होगा ये, बस जो तुम जानना चाहते हो वही ब्यूटी है, ठीक है, ये मेंशन कर लेना। थीम क्या है भाई, इसका थीम देख लेते हैं। मेन बात किसकी की गई है, ब्यूटी और इसके ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की गई है, कि ब्यूटी आपके अंदर कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है, उसकी बात की गई है। ट्रांसेंड्स एंड एटर्निटी, इसकी बात की गई है। आपके अंदर के जॉय की, आपके अंदर के उस पर्सन की जो कि कहते हैं ना बच्चा है आपके अंदर एक, जो हमेशा आपको खुश रखता है, वो नहीं मरने देना चाहिए। जॉय कंफर्ट की बात हुई है। मॉर्टिलिटी और इम्परमेंस की बात की गई है, रहने दो, इसको मत लिखो, सिर्फ मॉर्टिलिटी लिख लो, काफ़ी है, सही है। नेक्स्ट देखो, इजी चीज़ें लिखो, तुम लास्ट में इतना याद करने की जरूरत नहीं है तुमको, लास्ट में सिर्फ वही है कि एक सार मिल जाए पूरा कि मैडम ये करना है हमें, हाँ तो भैया वही है ये तुम्हारे लिए, बस। इमेजनरी और सिम्बॉलिज्म का भी यूज़ हुआ है, इमेजिनेशन का यूज़ हुआ है थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए, है ना, इज पावरफुल सिंबल। यहाँ पे इमेजिनेशन क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी, ये पावरफुल सिंबल है किसका, ट्रांसेंट का, और इंटरनल एक्सटर्नल ब्यूटी का, जो कि आपको बाहर से फोर्स कर रहा है काम करने के लिए, ठीक है, बाहर से फोर्स कर रहा है आपको, ठीक है बेटा। द इमेजिन ऑफ द sensations that beauty evokes is a symbol of the way in which beauty can't transform and uplift us। यहाँ आपको क्या बताया है, sensations बताया है, कैसे कुछ लोग इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं लाइफ में, और कैसे वो वही लोग उतनी मेहनत पे नहीं बढ़ पाते, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर से क्या होते हैं, टूट जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनकी इंटरनल ब्यूटी वो उसको समझ नहीं पाते। मेन बात यहाँ आती है, सही है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है। द इमेज ऑफ द क्वाइटनेस, क्वाइटनेस आपके अंदर जो स्टिलनेस है, जो आपको क्या बनाए रखती है, स्थिर बनाए रखती है, ठीक है, दृढ़ बनाए रखती है, वो दैट ब्यूटी ब्रिंग्स इज अ सिंबल ऑफ अ पीस। ब्यूटी यहाँ पे सिंबल पीस का है और कंफर्ट का, इतनी देर से ब्यूटी ब्यूटी की बात हो रही है, वो इन दोनों का सिंबल है, पीस का और कंफर्ट का, दैट ब्यूटी कैन प्रोवाइड, जो कि एक ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी आपको वो चीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है, नेचर आपको प्रोवाइड करता है वो सारी चीज़ें, तो वही दे रखा है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना, तो खुले में बैठना कितना अच्छा लगता है कि यार थोड़ा है ना बाहर जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं यार, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, वहाँ बैठना कितना अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि नेचर से ही तो हम बने हैं और हमसे नेचर है ना, एक ही बात है, हम भी हमारा ही है वो, लेकिन इस भाग दौड़ वाली लाइफ ने हमें क्या कर दिया, उससे दूर कर दिया है।
तो इसलिए हमें वहां जाके पीस मिलता है और कंफर्ट मिलता है। नेक्स्ट आपके लिए आ गया है, नेक्स्ट है आपका, हाँ नेक्स्ट है आपका, अरे कहाँ गया, अ रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लो, ये अमेरिकन पोइट है, ठीक है, और ये नेचरिस्टिक पोइट है, ये भी नेचर की बात करते हैं। ये नेचरिस्टिक पोइट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके सामने समरी दे रखी है इसकी। द पोएम इज अ रिफ्लेक्शन, पोएम एक रिफ्लेक्शन है ऑन द ह्यूमन कंडीशन और एक्सप्लोरिंग का, ह्यूमन की कंडीशन का और एक्सप्लोरिंग का। द थीम ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब अकेलापन, आइसोलेशन मतलब अकेलापन, कनेक्शन एंड द पासिंग टाइम, और जो समय बीत रहा है, पासिंग टाइम। द स्पीकर डिस्क्राइब्स अ रोड साइड स्टैंड, जो स्पीकर है वो बता रहा है जो रोड साइड स्टैंड है उसके बारे में। वेयर पीपल स्टॉप टू बाय, जहां लोग रुकते हैं सामान खरीदने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, किसको, प्लीसेंट्रीज को। द पोएम टचेज ऑन द आइडिया, पोइट को ये आइडिया काफी टच कर जाता है, दैट इवन आर आइसोलेशन वी आर कनेक्टेड टू द अदर दो आर शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। अब वो लोग जो आके क्या करते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, उनसे पोइट बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। वो रोड साइड जो बैठे हुए हैं और लोग उनसे आके जो सामान खरीदते हैं, यहाँ उसकी बात की गई है पूरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके वो देख लेते हैं, जो आप अपने उसमें लिखोगे आंसर राइटिंग में। द पोम इज अ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है ह्यूमन की कंडीशन का, ह्यूमन की कंडीशन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप अपने आंसर में लिख के आना। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइसोलेशन, कनेक्शन एंड द पासिंग ऑफ टाइम, ये क्या है, समय जो बीतता जा रहा है, पासिंग ऑफ टाइम उसके बारे में दे रखा है, उसका कनेक्शन की बात हो रही है उसके, सही है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स अ रोड साइड स्टैंड ऑफ सिंबल ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, जो रोड साइड स्टैंड है पोइट ने डिस्क्राइब किया है, जो रोड साइड स्टैंड है उसको एज अ सिंबल यूज किया गया है, किसका, ह्यूमन कनेक्शन का, किसका यूज किया गया है, ह्यूमन कनेक्शन का यूज किया गया है, कि लोगों से लोगों का कैसा कनेक्शन है, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बताया है इमेजिनरी यूज करके एंड मेटाफर यूज करके ऐड किया है डेप्थ। ये लाइन तो देखो सब में इंपॉर्टेंट बताई है मैंने, ये लाइन तो तुम सब में लिख देना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तुम मेंशन कर सकते हो, ये तुम्हारे आंसर राइटिंग, ये तुम्हारे आंसर राइटिंग के लिए सारी चीजें। पोएम का एनालाइज क्या कहता है, वही मेटाफर इमेजिनरी का यूज किया गया है, एक कॉमन चीज ले ली है मैंने जो तुम सब में लगा सको, तुम्हें बार बार दिक्कत ना हो। द स्पीकर यूजेस विविड इमेजिनरी डिस्क्राइब दी रोड साइड स्टैंड, सिंपल सी बात है, हर किसी में यही चीज आ रही है। मैंने सारी किताब पोएम ली, उनमें से जो उनका मेन था जो सब में यूज कर सकते हो तुम बच्चे, बहुत ईजी चीज लेकर आई हूं, इसको लिखो। द रोड साइड स्टैंड इज अ कंपेयर्ड टू अ सिंबल ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, ये ह्यूमन कनेक्शन का एक क्या है, ये वैसे भी बता रखा था। टोन आपकी मर्जी है, वैसे भी इसकी रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव मोस्टली सभी की टोन है, आपके पास जितनी भी पोएम है ना सब में रिफ्लेक्टिव टोन तो आ ही रही है, तो उसका तो याद ही रखना, ठीक है। और क्या भाई इसमें देखते हैं, और वही आपका कोट दे दिया है मैंने, एक कोट ले लेना, तो मैं एक तो यही लिख देना, द रोड साइड स्टैंड्स वॉज लाइक अ बीन बेकॉन इन द डार्क ऑफ द वुड्स, ये मेंशन कर सकते हो, जो भी याद हो जाए तीनों में से। वी कैन मेक आवर ओन कनेक्शन एंड देन वी मेक आवर ओन आइसोलेशन, जब हम अपना खुद का कलेक्शन बना लेते हैं फिर हमें क्या होता है, आइसोलेशन चाहिए भैया, शांति चाहिए। एक इंसान होता है जिसको पसंद है लोगों से बातें करना, है ना, सबके साथ जाके बैठता है, क्योंकि उसका खुद के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जिस इंसान का खुद के साथ कनेक्शन हो जाता है वो बिल्कुल अकेला बैठना पसंद करता है, थोड़ी देर बात करेगा, जैसे बोलते हैं ना यार ये तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का, यार बात ही नहीं करता किसी से, वही क्योंकि उसको खुद का कनेक्शन पसंद है, ठीक है, उसका मन खुद के साथ लग जाता है, उसे नहीं है किसी की ज़रूरत, सही है, वो चीज़ आ गई इसमें। फिर आपके पास आ गया आंट जेनिफर बाय एंड्राइन रिच का आ गया, हाँ ये आपके पास आ गई है। चलो, आंट जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रिन रिच, ये इनका याद रखना, ये पोइट है, ठीक है बेटा। इतनी इन्फॉर्मेशन तो सबकी याद रखना, कौन किसका पोइट है, कौन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समरी दे रखी है आपको फिर इसकी, क्या है ये,
द पोएम इज अ फेमिनिस्ट क्रिटिक, सोशल एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड ऑन विमेन। लोग विमेन के अंदर जो फेमिनिज्म है, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। और किस बारे में बात की गई है, यहाँ बोला गया है पोएम इज अ फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड ऑन अ विमेन, जो कि विमेन के अंदर है। क्या चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। द स्पीकर डिस्क्राइब्स आंट जेनिफर्स टाइगर विच शी हैज़ एम्ब्रॉयडर्ड ऑन अ पैनल इन द टाइगर ऑफ सिंबल आंट जेनिफर्स repressed creativity, desire. The poem touches on the idea that women are often constrained a social of expectation and norms. सीधी सीधी बात ये कह रहा है ये कि आंट जेनिफर, जिसको वो रिंग और वो जो लोग उसमें जो अपनी परंपराएं हैं, पेटार्कल बहुत ज़्यादा सोसाइटी है, पेटार्की बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, एक पुरुष प्रधान देश है, उसमें जकड़ा हुआ है ना। जैसे कि टाइगर उसकी साड़ी पे कट रहे थे, अब वो टाइगर कहीं जा तो सकते नहीं। उसने ऐसा इमेजिन किया कि टाइगर कैसे है, ये तो भाई इनको तो खुला छोड़ दो, है ना। ह्यूमन का नेचर क्या है कि खुला रहना, फ्रीडम चाहिए उसको। ह्यूमन क्या, सारे लिविंग बींग्स का वही नेचर है। तो इन्होंने कंपैरिजन किया है एक विमेन का वो टाइगर के साथ। कैसे कि जो विमेन को अब जैसे कि एक पुरुष प्रधान देश में बांध के रखना कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, है ना, जैसे उस बंदिश से वो बनी हुई है, बिल्कुल वैसे ही वो टाइगर जो उसकी साड़ी पर है, जो एम्ब्रॉयडरी पर बने हुए हैं, वो भी तो वहीं पे जकड़े हुए हैं। मतलब ऐसा इमेजिन किया है पोइट ने समझाने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे। द पोएम इज अ फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ सोशल ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्लेस ऑन द वुमेन, ठीक है, ये मेंशन कर लेना। इट एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ वुमेन आर ऑफन contrasted by the social expectation and the norms। वही चीज़ बोल रखा है कि पेटार्की सोसाइटी से वो बाहर निकलना चाहती है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स आंट जेनिफर्स टाइगर। यहाँ पे स्पीकर जो पोइट है, ठीक है, एंड्रिन ने क्या किया है, आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं उनको एज अ सिंबल यूज़ किया है किसका, क्रिएटिविटी का और डिज़ायर इच्छाएं और क्रिएटिविटी का, कि देखो कैसे क्रिएटिव वे में उसकी उस पर एम्ब्रॉयडरी पर उसको काढ़ा हुआ है। रिट्स ये पोइट का नाम है। यूज़ इमेजिनरी, उन्होंने इमेजिनेशन का यूज़ किया है, मेटाफर का यूज़ किया है, वही इमोशन और डेप्थ के लिए, ठीक है, पोएम में और ज़्यादा गहराई बनाने के लिए। सही है, समझ आया। पोएम का एनालाइज दे रखा है, इमेजिनरी का यूज़ किया गया है यहाँ पे। द स्पीकर यूजेस विविड इमेजिनरी टू डिस्क्राइब आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर के टाइगर को क्या किया गया है, विविड इमेजिनरी की तरह यूज़ किया गया। इमेजिनेशन था पोइट का कि वहाँ डिस्क्राइब किया आंट जेनिफर के टाइगर्स को, ठीक है, तो इमेजिनरी यहाँ पे है उसकी एम्ब्रॉयडरी में। मेटाफर का यूज़ कहाँ है, टाइगर्स आर कंपेयर टू अ सिंबल, इसको एज अ सिंबल यूज़ किया गया है आंट जेनिफर की किसमें, रीप्रेस्ड क्रिएटिविटी और डिज़ायर में। मेटाफर का यूज़ उसकी क्रिएटिविटी और डिज़ायर के लिए किया गया है, मेटाफर का यूज़, ठीक है। टोन वही सबकी सेम है, रिफ्लेक्टिव, सब में लगा देना ये। और क्रिटिकल भी लिख सकते हो क्योंकि क्रिटिक यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, एक वर्ड क्रिटिकल भी लिख सकते हो क्योंकि क्रिटिक यूज़ किया जा रहा है। फेमिनिस्ट है ना, क्रिटिसाइज कर रही है वो समाज को कि भाई देखो कैसे समाज है, इतना बांध के रखा हुआ है औरतों को। वो इसके लिए कोड देख लो, आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है। और यहाँ पे यूज किया गया है पर्सन अक्रॉस द स्क्रीन, ब्राइट टोपाज आइज अलोंग। इजी याद करो तुम, मैंने लिख सारे दिए, तुम्हें जो अच्छा लगे वो याद करो। द स्टिलनेस ऑफ द आफ्टरनून, ये कर सकते हो। द आईज दैट फिक्स द स्क्रीन आर नॉट द आईज दैट सी द वर्ल्ड अराउंड। ये अच्छी है, ये याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है और इजी याद हो जाएगी। ये अपने आंसर राइटिंग में मेंशन ज़रूर करके आना, ठीक है। तुमने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक जैसी दी हैं, जो तुम्हारे सिर्फ मैंने पोएम के साथ साथ आंसर भी कवर किए हैं इसमें, कि पोएम में क्या है और उसके जो आंसर बनेंगे तुम्हें अब आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आंसर यहाँ से मिल जाएंगे तुमको ईजीली, यहाँ से सेम कॉमन लाइन जो कि सारी पोएम्स में यूज़ की गई थी वो तुम ईजिली अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। समझ आया बच्चों। आई होप ये सेशन आपको काम के लिए मतलब होपफुल्स अच्छा लगेगा,
ठीक है, जिससे कि आपका कम समय में आप ज़्यादा वर्ड्स लिख पाओगे। थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है बच्चों को कि मैम लिखे कैसे, कौन से वर्ड से, तो सबका सार दे दिया है, तो मैं पकी पकाई खीर दे दी कि भाई ये रही खीर, इसको लिख देना। एक चीज़ मत भूलना, उसको अंडरलाइन करना कि अंडरलाइन कैसे करनी है, ठीक है, वो भूल गए तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पोइट का नाम ज़रूर याद करना, पोएम का नाम ज़रूर याद करना। जब भी आंसर शुरू करो शुरुआती में वही चीज़ लिखना, ठीक है। एक कोड डाल देना, याद रहे तो डाल देना, दे दिया है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। समझ आया? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सही है, आपके लिए ऑल द बेस्ट। सब अपना एग्जाम अच्छे से दे सारे बच्चे, प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। सभी बच्चे ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।